बुढ़ापे में बेटे ने छोड़ा माता और पिता का साथ। रामलाल ने अपनी पत्नी विमला के कमरे में झांक कर देखा। अंदर पास पड़ोस की 5-6 महिलाएं बैठी थीं। वे न केवल विमला का हालचाल पूछने आई थीं, बल्कि उससे इसलिए भी बतिया रही थीं कि उसकी दिलजोई होती रहे। जब से विमला फालिज की शिकार हुई थी, मोहल्ले के जान पहचान वालों ने अपना यह रोज का क्रम बना लिया था कि 2-4 की टोलियों में सुबह से शाम तक उसका मन बहलाने के लिए उसके पास मौजूद रहते थे। पुरुष नीचे बैठक में रामलाल के पास बैठ जाते थे और औरतें ऊपर विमला के कमरे में फर्श पर बिछी दरी पर विराजमान रहती थीं। वे लोग विमला एवं रामलाल की प्रत्येक छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते थे। रामलाल को पिछले 3-4 महीनों के दौरान उसे कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ा था। आसपास मौजूद लोग मुंह से निकलने से पहले ही उसकी जरूरत का एहसास कर लेते थे और तुरंत इस तरह उसकी पूर्ति करते थे मानो वे उस घर के ही लोग हों। उस समय भी 2 औरतें विमला की सेवा टहल में लगी थीं। एक स्टोव पर पानी गर्म कर रही थी ताकि उसे रबर की थैली में भरकर विमला के सुन्न अंगों का सेंक किया जा सके। दूसरी औरत विमला के सुन्न हुए अंगों की मालिश कर रही थी ताकि पुट्ठों की अकड़न और पीड़ा कम हो। कमरे में झांकने से पहले रामलाल ने सुना था कि विमला वहां बैठी महिलाओं से कह रही थी, तुम देखना, मेरा महेश मेरी बीमारी का पत्र मिलते ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लाठी मारे से पानी जुदा थोड़े ही होता है। मां का दर्द उसे नहीं आएगा तो किसको आएगा। मेरी यह दशा देखकर वह मुझे पीठ पर उठाए उठाए फिरेगा। तुरंत मुझे दिल्ली ले जाएगा और बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। रामलाल के कमरे में घुसते ही वहां मौन छा गया था। कोई महिला दबी जबान से बोली थी, चलो किसको यहां से निठल लियो, मुंशी जी चाची से कुछ जरूरी बातें करने आए हैं। देखते देखते वहां बैठी स्त्रियां उठकर कमरे के दूसरे दरवाजे से निकल गईं। रामलाल ऐनक ठीक करता हुआ विमला के पलंग के समीप पहुंचा। उसने बिस्तर पर लेटी हुई विमला को ध्यान से देखा। शरीर के पूरे बाएं भाग पर लकवा का असर हुआ था। मुंह पर भी हल्का सा टेढ़ापन आ गया था और बोलने में जीभ लड़खड़ाने लगी थी। रामलाल विमला से आंखें चार होते ही जबरदस्ती मुस्कुराया था और पूछा था, नए इंजेक्शनों से कोई फर्क पड़ा? हाँ जी, दर्द बहुत कम हो गया है, विमला ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया था और बाएं हाथ को थोड़ा उठाकर बताया था, ये देखो, अब तो मैं हाथ को थोड़ा हरकत दे सकती हूं। पहले तो दर्द के मारे जोर ही नहीं दे पाती थी। और टांग, ये तो बिल्कुल पथरा गई है। जाने कब तक मैं यूं ही अपंगों की तरह पलंग पर पड़ी रहूंगी। बीमारी आती हाथी की चाल से है और जाती चींटी की चाल से है। देखो, 3 महीने के इलाज से कितना मामूली अंतर आया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा और इलाज नहीं करा सकता। सारा पैसा खत्म हो चुका है, तमाम जेवर भी ठिकाने लग गए हैं। बस 50 रुपए और तुम्हारे 6 तोले के कंगन और चूड़ियां बची हैं। हां, विमला ने लंबी सांस ली। तुम तो पहले ही बहुत सारा रुपया महेश और उसके बच्चों के लिए यह घर बनाने में लगा चुके थे, पर वे नहीं आए। अब मेरी बीमारी की सुनकर तो आएंगे। फिर मेरा महेश रुपयों का ढेर। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रामलाल बाहर जाते हुए बोला, तुम इंतजार कर लो अपने बेटे का। मैं डॉक्टर अजय के पास जा रहा हूं कंपाउंडर की नौकरी के लिए। तुम करोगे वही जो तुम्हारे मन में होगा, विमला चिढ़कर बोली। आने दो महेश को, 1 मिनट में छुड़वा देगा वह तुम्हारी नौकरी। आने तो दें। रामलाल बाहर निकलकर जोर से बोला, लो, सलमा बाजी और उनकी बहुएं आ गई हैं तुम्हारी सेवा को। हां हां, तुम जाओ, मेरी सेवा करने वाले बहुत हैं यहां। पूरा मोहल्ला क्या, पूरा कस्बा मेरा परिवार है। अच्छी थी तो मैं इन सब के घरों पर जाकर सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। कितना आनंद आता था दूसरों की सेवा में। ऐसा सुख तो अपनी संतान की सेवा में भी नहीं मिलता था। हां, विमला भाभी। सलमा ने अपनी दोनों बहुओं के साथ कमरे में आकर आदाब किया और विमला की बात के जवाब में बोली, तुमसे ज्यादा मुंशी जी को मजा आता था दूसरों की खिदमत में। रोड पर दवाओं की दुकान थी जिससे अच्छी आय थी। उसी आय से उन्होंने महेश को उच्च शिक्षा दीक्षा दिलाकर इस योग्य बनाया था कि आज वह दिल्ली में मुख्य इंजीनियर है। अशोक विहार में उसकी लाखों की कोठी है। वह देश का हॉकी का जाना माना खिलाड़ी भी तो था।
बड़े बड़े लोगों तक उसकी पहुंच थी और आए दिन देश की विख्यात पत्र पत्रिकाओं में उसके चर्चे होते रहते थे। महेश ने दिल्ली में नौकरी मिलने के साथ ही अपनी एक प्रशंसक रीटा से शादी कर ली थी। रामलाल व विमला ने सहर्ष खुद दिल्ली जाकर अपने हाथों से यह कार्य संपन्न किया था। रीटा न केवल बहुत सुंदर थी बल्कि बहुत धनवान एवं कुलीन घराने से थी। बस यहीं वे चूक गए। चूंकि शादी महेश एवं रीटा की सहमति से हुई थी, इसलिए वे रामलाल और विमला को अपनी हर बात से अलग रखने लगे। यहां तक कि रीटा शादी के बाद सिर्फ एक बार अपनी ससुराल आई थी। फिर वह उन्हें गमवार और उनके घर को जानवरों के रहने का तबेला कहकर दिल्ली चली गई थी। पिछले 15 वर्षों में उसने कभी पलट कर नहीं झांका था। रामलाल और विमला पहले तो खुद भी खिंचे खिंचे रहे थे, लेकिन जब उनके पोता और पोती भावी और दक्ष हो गए तो वे खुद को न रोक सके। किसी न किसी बहाने वे बहू बेटे के पास दिल्ली पहुंच जाते। महेश और रीटा उनका स्वागत करते, उन्हें पूरा मान सम्मान देते, लेकिन 2-4 दिन बाद वे अपने बड़प्पन के अधिकारों का प्रयोग शुरू कर देते। उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते। वे उन्हें अपने फैसले मानने और उनकी इच्छानुसार चलने पर विवश करते। यहीं बात बिगड़ जाती, संबंध बोझ लगने लगते और छोटी छोटी बातों को लेकर कहां सुनी इतनी बढ़ जाती कि रामलाल और विमला को वहां से भागना पड़ जाता। विमला और रामलाल आखिरी बार रीटा के पिता की मृत्यु पर दिल्ली गए थे। तब भावी और दक्ष क्रमशः 10 और 8 वर्ष के हो चुके थे। उनके मन में हर बात को जानने और समझने की जिज्ञासा थी। उन्होंने दादा दादी से बार बार आग्रह किया था कि वे उन्हें अपने कस्बे ले जाएं ताकि वे वहां का जीवन व रहन सहन देख सकें। महेश के दिल में मां बाप के लिए बहुत प्यार व आदर था। उसने घर ठीक कराने के लिए रीटा से छिपाकर मां को 10,000 रुपए दे दिए ताकि रीटा को बच्चों को लेकर वहां जाने में कोई आपत्ति न हो। परंतु विमला की असावधानी से बात खुल गई। सास बहू में महाभारत छिड़ गया और एक दूसरे की शक्ल न देखने की सौगंध खा ली गई। परंतु रामपुर पहुंचते ही प्रमिला का क्रोध शांत हो गया। वह पोता पोती और महेश को रामपुर लाने के लिए मकान बनवाने लगी। गृह प्रवेश के दिन वे नहीं आए तो विमला को ऐसा दुख पहुंचा कि वह लकवा का शिकार हो गई और अब विमला को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। रामलाल डॉक्टर अजय के यहां से लौटा तो अंधेरा हो चुका था, पर घर का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। विमला का कमरा अड़ोस पड़ोस के लोगों से भरा हुआ था। विमला अपने पलंग पर रखी नोटों की गड्डियां उठा उठाकर एक अजनबी आदमी पर फेंकती हुई चीख रही थी, ले जाओ इनको मेरे पास से और उससे कहना न मुझे इनकी जरूरत है न उसकी। आदमी नोट उठाकर बौखलाया हुआ बाहर आ गया था। उसे भीतर खड़े लोगों ने जबरदस्ती बाहर धकेल दिया था। कमरे से कई कई तरह की आवाजें आ रही थीं। जाओ भाई साहब जाओ, देखते नहीं ये कितनी बीमार हैं। रक्तचाप बढ़ गया तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जल्दी निकालो इन्हें यहां से। और 2 लड़के उस आदमी को बाजुओं से पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले गए। वह अजनबी रामलाल से टकरता टकराता बचा था। रामलाल ने भी गुस्से में पूछा था, कौन हो तुम? मैं महेश का निजी सहायक हूं रजनीश। साहब ने ये 50,000 रुपए भेजे हैं और यह पत्र। रामलाल ने नोटवे को तो नहीं छुआ, लेकिन रजनीश के हाथ से पत्र ले लिया। पत्र को पहले ही खोला जा चुका था और शायद पढ़ा भी जा चुका था। रामलाल ने तत्काल फटे लिफाफे से पत्र निकालकर खोला। पत्र महेश ने लिखा था, पूज्य पिताजी एवं माताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। माताजी के बारे में पढ़कर बहुत दुख हुआ। मन तो करता है कि उड़कर आ जाऊं, मगर मजबूरी है। रीटा और बच्चे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। मैं एशियाड के कारण इतना व्यस्त हूं कि दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से समय निकालकर ये चंद पंक्तियां लिख रहा हूं। मैं समय मिलते ही आऊंगा। फिलहाल अपने सहायक को 50,000 रुपए देकर भेज रहा हूं ताकि मां का उचित इलाज हो सके। आपने लिखा है कि आपने हर तरफ से पैसा समेटकर नए मकान के निर्माण में लगा दिया है, जो बचा मां की बीमारी खा गई। यह आपने ठीक नहीं किया। बेकार मकान बनवाया। हम लोगों के लिए वह किसी काम का नहीं है। हम कभी रामपुर आकर नहीं बसेंगे। मां की बीमारी पर भी व्यर्थ खर्च किया। लकवा के रोग का कोई इलाज नहीं है। मैंने कई विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूछा है। उन सब का यही कहना है, मां को अधिकाधिक आराम दें।
यही इलाज है इस रोग का। मां को दिल्ली लाने की भूल तो कभी न करें। यात्रा उनके लिए बहुत कष्टदायक होगी। रक्तचाप बढ़ गया तो दूसरा आक्रमण जानलेवा सिद्ध होगा। एक्यूपंक्चर विधि से भी इस रोग में कोई लाभ नहीं होता, सब धोखा है। रामलाल इससे आगे न बढ़ सका। उसका मन हुआ कि उस पत्र को लाने वाले के मुंह पर दे मारे, लेकिन उसमें उसका क्या दोष था। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाला और रजनीश को पत्र लौटाते हुए कहा, आप उससे जाकर वही कहिए जो उसे जन्म देने वाली ने कहा है। मेरी तरफ से इतना और जोड़ दीजिए कि हम तो उसके लिए मरे हुए ही थे, आज से वह हमारे लिए मर गया। काश वह पैदा होते ही मर जाता। रजनीश सिर झुकाकर चला गया। रामलाल विमला के कमरे में घुसा। उसने देखा कि वहां सब लोग मुस्कुरा रहे थे। विमला की आंखें भीग रही थीं, लेकिन उसके होंठ बहुत दिनों के बाद हंसना चाह रहे थे। रामलाल ने विमल के पास जाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया विमला। तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। विमला ने देखा कि अंधेरे में खड़े लोगों की परछाइयां उसके समीप आती जा रही हैं। कोई चिल्लाया, अरे कोई मोमबत्ती जलाओ। नहीं, कमरे में अंधेरा रहने दो। विमला तत्काल चीख उठी, यह अंधेरा मुझे अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है, मगर मेरे चारों तरफ फैले अंधेरे में तो साए ही साए हैं। मैं हाथ बढ़ाकर इन सायों का सहारा ले सकती हूँ। विमला ने पास खड़े लोगों को छूना शुरू किया। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। अंधेरे में भी कुछ साए हैं जो धोखा नहीं है। ये साए नहीं है, बल्कि मेरे अपने हैं, मेरे असली संबंधी, मेरा सहारा। यह तुम हो न जी? हाँ विमला, यह मैं हूं। रामलाल ने भर्राई आवाज में कहा, तुम्हारे अंधेरों का भी साथी तुम्हारा साया। तुम नौकरी करना डॉक्टर अजय की, रोगियों की सेवा करना। अपनी संतान से भी ज्यादा सुख मिलता है परोपकार में। मुझे संभालने वाले यहां मेरे अपने बहुत हैं। मैं निचली मंजिल पर सिलाई स्कूल खोल लूंगी। मेरे कंगन और चूड़ियां बेचकर सिलाई की कुछ मशीनें ले आना और पहियों वाली एक कुर्सी ला देना। विमला, हाँ जी, मेरा एक हाथ तो चलता है। ऊपर की मंजिल किराए पर उठा देना। वह पैसा भी मैं अपने इन परिवार वालों की भलाई पर खर्च करना चाहती हूं। हमारे मरने के बाद हमारा जो कुछ है इन्हें ही तो मिलेगा। एकाएक बिजली आ गई। कमरे में उजाला फैल गया। सबके साथ रामलाल ने देखा था कि विमला अपने एक हाथ पर जोर लगाकर उठ बैठी थी। इससे पहले वह सहारा देने पर ही बैठ पाती थी। रामलाल ने खुशी से छलकती आवाज में कहा, विमला, तुम तो बिना सहारे के उठ बैठी हो। हां, इंसान को झूठे सहारे ही बेसहारा करते हैं। मैं इस आशा में पड़ी रही कि कोई आएगा, मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएगा और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। मेरा यह झूठा सहारा खत्म हो चुका है। मुझे सच्चा सहारा मिल चुका है, अपनी हिम्मत का सहारा। फिर मुझे किस बात की कमी है? मेरा इतना बड़ा परिवार जो खड़ा है यहां, जो जरा से पुकारने पर दौड़कर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। यह सुनकर रामलाल की छलछलाई आंखें बरस पड़ी। उसे रोता देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें भी गीली होने लगीं। रामलाल आंसुओं को पोंछते हुए सोच रहा था, ये कैसे दुख हैं जो बूंद बनकर मन की सीप में टपकते हैं और प्यार व त्याग की गर्मी पाकर खुशी के मोती बन जाते हैं।